नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 76 है, जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाए जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का अभ्यास ज़रूर करते रहें। और इसी क्वेश्चंस के अभ्यास की श्रृंखला के लिए हम आज एक और लेक्चर को एड ऑन करने जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which one of the following is not covered by the anti-defection law? निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन से ए एन अडॉक डिफेक्शन इन पार्टी, किसी पार्टी में गुट का दल बदल। बी लार्ज डिफेक्शन इन अ पार्टी इन वेरियस स्पेल, विभिन्न चरणों में पार्टी में बड़े पैमाने पर दल बदल। सी स्मॉलर डिफेक्शन इन सिंगल स्पेल, एक ही मंथ में छोटे दल बदल। डी पार्टी मेंबर्स इन पार्लियामेंट कास्टिंग वोट आइदर टू टॉपल और सपोर्ट अ गवर्नमेंट, संसद में पार्टी के सदस्य किसी सरकार को गिराने या उसका समर्थन करने के लिए वोट देना। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या कवर्ड नहीं होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लार्ज डिफेक्शन इन अ पार्टी इन वेरियस स्पेल, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिटिकल पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? आपके ऑप्शन हैं ए 1975, बी 1977, सी 1985, डी 1995। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1985। 10th शेड्यूल में इसको दिया गया था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंटी डिफेक्शन बिल? दल बदल विरोधी विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए एन एमपी और एन एमएलए विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही हैज वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी टू विच ही बिलोंग्ड। एक एमपी या कोई एमएलए यदि उनसे स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है जिससे वह संबंधित है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। बी इन द इवेंट ऑफ अ मेंबर्स एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एन एमपी और एमएलए विल बी डिस्क्वालिफाइड। किसी सदस्य के किसी विशेष मुद्दे पर सदन में मतदान से अनुपस्थित रहने की स्थिति में एक एमपी या एमएलए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। C. A member shall not be disqualified if there is a merger of political parties. राजनीतिक दलों का विलय होने पर किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। D. The Speaker of the Lok Sabha will not be disqualified if he become a member of another political party later on. यदि लोकसभा अध्यक्ष बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा दल विरोधी विधेयक के बारे में सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी लेटर ऑन। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। भारत में राज्य विधानमंडल संसद के सदस्य को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का अपवाद माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और ऑफ पार्लियामेंट। यदि वह राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की
सदस्यता छोड़ देता है। ही इफ ही rejoined the political party after he ceased to hold such office, यदि वह इस तरह का पद छोड़ने के बाद राजनीतिक दल में फिर से शामिल हो जाता है। सी इन बोथ ऑफ दीज, डी इन नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन बोथ ऑफ दीज। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इन। दल बदल विरोधी कानून 1979 में ही लागू कर दिया गया था, तो वो कौन सा स्टेट था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी वेस्ट बंगाल, डी तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, consider the table given below providing some details of the result of the election to the Karnataka State Assembly held in December 1994. Political percentage of number of parties, popular vote seat obtained, secured Janata Dal 36, 116, Congress 31, 35, BJP 20.4, 40. In terms of electoral analysis, the voter seat distortion is to be explained as the result of the adoption of the दिसंबर 1994 में हुए कर्नाटक राज्य विधानसभा के चुनाव के कुछ विवरण प्रदान करने वाले नीचे दी गई तालिका पर विचार करें। पार्टी की संख्या का राजनीतिक प्रतिशत, लोकप्रिय वोट प्राप्त सीटें, सुरक्षित जनता दल 36 और 116, कांग्रेस 31 और 35, भाजपा 20.4 और 40। चुनावी विश्लेषण के संबंध में मतदाता सीट विकृति को निम्नलिखित को अपनाने के परिणाम के रूप में समझाया जाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए हरे सिस्टम, बी क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, सी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, डी प्लूरल वोट सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी with another political party in India is recognized in which of the following condition? भारत में किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय को निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्यता दी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए व्हेन नॉट लेस देन 1/3 मेंबर ऑफ विद लेजिस्लेचर पार्टी हैव अग्रीड टू सच मर्जर, जब विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हो। बी when not less than half member of the legislature party have agreed to such merger, जब विधायक दल के कम से कम आधे सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हो। सी when not less than 2/3 member of the legislature party have agreed to such merger, जब विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हो। डी when not less than 3/4 members of the legislature party have agreed to such मर्जर, जब विधायक दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्हेन नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ दिस लेजिस्लेचर पार्टी हैव अग्रीड टू सच मर्जर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following political parties is not a national party as recognized by the Election Commission of India? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी समाजवादी पार्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड by the Speaker of Lok Sabha as an opposition group, a party or coalition of parties must have at least। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्षी समूह के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को कम से कम क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 50 मेंबर्स, बी 60 मेंबर्स, सी 80 मेंबर्स, डी 110 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो अपोजिशन के लिए क्या शर्त होती है? ऑप्शन डी 110 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। डी इज द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी जॉइंटली लॉन्च्ड भूपोरोतम मूवमेंट? किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से भूपोरोतम आंदोलन शुरू किया? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी केरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ कामराज प्लान वॉज? कामराज योजना का सिद्धांत क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए टू स्टैब्लिश एन आइडियल सोशलिस्ट सोसाइटी, एक आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना, बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, सी मेकिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइब्रेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, डी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती को बढ़ावा देना। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेकिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइब्रेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द सोशल बेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का सामाजिक आधार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, बी बिजनेस क्लास, सी द एजुकेटेड, डी यूथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिजनेस क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, study the following statement and select the correct answer from the code given below. Assertion, India has a written constitution. Reason, growth of strong regional party is an indicator of regional aspiration. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। दावा, भारत में एक लिखित संविधान है। कारण, मजबूत क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या कह रहा है? ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन आर है वो असर्शन ए को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 14. Consider the following statement. First, through 44th Constitutional Amendment 1978, all the directive principles of state policy have been given preference over fundamental right mentioned in Article 14 and 19. Second, Supreme Court has laid down in its verdict in Minerva Mills case 1980 that the preference given only to directive principle of state policy mentioned in Article 39B and 39C over fundamental right mentioned in Article 14 and 19 is constitutional. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 और 19 में उचित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 में अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक राज्यों पर केवल अनुच्छेद 39B और 39C में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दी गई है प्राथमिकता। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ए नीदर 1 नॉर 2, दूसरा क्या है? ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। सी क्या है? ओनली सेकंड इज करेक्ट। और डी क्या है? बोथ 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट हैज laid down its verdict in Minerva Mills case 1980 that the preference given only to directive principle of state policy mentioned in Article 39B and 39C over fundamental rights mentioned in Article 14 and 19 is constitutional. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड इज करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 15. Which of the following statement is correct regarding Article 368 of the Constitution of India? Article 368 was amended by the 24th Constitutional Amendment Act 1971.
Second, Article 368 was amended by the 101 Constitutional Amendment Act 2016. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 368 को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 368 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। सी इज द राइट आंसर। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेसिडेंट्स पावर टू वीटो अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड शैल गिव हिज असेंट बाय विच अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन के लिए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो करने की शक्ति को किस संशोधन द्वारा अपनी सहमति देगा शब्द के स्थान पर हटा दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 44th अमेंडमेंट, बी 23rd अमेंडमेंट, सी 24th अमेंडमेंट, डी 42nd अमेंडमेंट। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24th अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by the special majority? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए ऑर्डिनरी बिल, बी मनी बिल, सी फाइनेंस बिल, डी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ। भारतीय संविधान में संशोधन किसके प्रावधानों के तहत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 368, बी आर्टिकल 360, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 352। तो 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 368। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए 348, बी 358, सी 368, डी 378। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 368। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए ओनली इन लोकसभा, बी ओनली इन राज्यसभा, सी ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। भारतीय संविधान में संशोधन हेतु कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए ओनली इन लोकसभा, बी ओनली इन राज्यसभा, सी इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, डी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इधर इन लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएट बाय द फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड स्टेट लेजिस्लेचर, फोर्थ प्रेसिडेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राज्य विधानमंडल, चौथा राष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। कहाँ से स्टार्ट होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 और 2। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
The constitutional amendment of the following topics requires consent of at least half of state legislature. First, federal provisions of the constitution. Second, right of the Supreme Court. Third, the process of constitutional amendment. Fourth, formation of new state or transformation in the border and names of the state. भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित विषयों में संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। पहला, संविधान के संघीय प्रावधान। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। तीसरा, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। चौथा, गठन नए राज्य का निर्माण या राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है, राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी जरूरी है और द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जरूरी है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, 1, 2 एंड 3, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 23rd का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following are the matter on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the state? Election of the president. Second, representation of the state in parliament. Third, any of the list in the 7th schedule. Abolition of the legislature council of a state. निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? पहला, राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीसरा, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। चौथा, किसी राज्य के विधान परिषद का उन्मूलन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो इसमें आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी आता है। ठीक है, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, ये भी सही है। और एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया can be initiated by introduction of a bill in the Lok Sabha only. Second, if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislature of all the state of India. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना भी आवश्यक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित किया जा सकता है या इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो नीदर 1 नॉर 2, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।